नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भेंट की और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर गहन चर्चा की। इस मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जानकारी साझा की और लिखा कि उनके साथ विविध विषयों पर गहन बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के बीच हुई ये मुलाकात शिष्टाचारिक और रणनीतिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों नेताओं ने सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक मामलों सहित अन्य कई क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया है। इस अवसर पर अधिकारियों और सचिवालय के वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद थे, जिन्होंने बैठक को सुचारू रूप से संपन्न कराने में सहयोग दिया। और मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा किया है और इस मुलाकात को उनकी ओर से सकारात्मक बताया गया है। और अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ली है और ऐसे में नई जिम्मेदारियों के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर कुछ तस्वीरों के साथ इस मुलाकात की जानकारी साझा की। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कुरूर का दौरा किया, जहां 27 सितंबर को टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय के सार्वजनिक कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 40 लोगों की जान चली गई थी। दोनों मंत्रियों ने हादसे की जगह पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और इसी के साथ पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की गई है। इस भयावह घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है और अब इसकी जांच तथा जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों का वहां पहुंचना घटना को लेकर गंभीरता को साफ तौर पर दर्शाता है। बढ़ेंगे आगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों दरभंगा, अजमेर, मुजफ्फरपुर, हैदराबाद, छपरा, दिल्ली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। इनके अलावा 4 पैसेंजर ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई गई। ये अत्याधुनिक स्वदेशी ट्रेन यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। ये ट्रेनें देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर के उत्तर और दक्षिण भारत से बिहार की कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगी। इनके संचालन से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन, व्यापार एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। तोहफा यहां पर दिया गया है अश्विनी वैष्णव की ओर से और 3 नई अमृत भारत की सौगात यहां पर अश्विनी वैष्णव की ओर से दी गई है। रेल मंत्री ने हरी झंडी यहां पर दिखाई है और ऐसे में ये जो नई ट्रेनें हैं, इनकी सौगात बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मिलना कई सारे समीकरणों को साधने का काम करेगा। 3 नई अमृत भारत की सौगात है, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अश्विनी वैष्णव ने इनको हरी झंडी दिखाई है और लगातार इनकी मांग जो है वो की जा रही थी। ऐसे में बिहार से कनेक्टिविटी जो है वो और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। बिहार को ये रेल का तोहफा, जहां पर 4 पैसेंजर ट्रेनें भी अब शुरू होंगी। रेल मंत्री की ओर से हरी झंडी दिखाई गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो कार्यक्रम में शामिल हुए, हरी झंडी उनकी ओर से दिखाई गई। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ी सौगात मिलना, इसके मायने कई सारे हैं। 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जो कि दरभंगा से लेकर अजमेर तक, वहीं दूसरी मुजफ्फरपुर से लेकर हैदराबाद तक, तो वहीं तीसरी छपरा को सीधे तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ती हुई नजर आएगी। और तीनों ही इन ट्रेनों की जो सौगात है वो दी गई है। इनके अलावा 4 पैसेंजर ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई गई है। अत्याधुनिक स्वदेशी ट्रेनें यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। ट्रेन देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर के उत्तर और दक्षिण भारत को बिहार से जोड़ती हुई नजर आएंगी। बढ़ेंगे आगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में पेपरलेस रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पहल डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और उसी श्रृंखला में हरियाणा में भी नागरिकों की सुविधा के लिए हर दिन नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। लाडवा में
एक साथ 4 डिजिटल पहलों की शुरुआत की गई, जिसमें पेपरलेस रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल प्रमुख रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की शुरुआत बताया। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, वो भी सुनिए। पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में भी हर रोज लोगों की सुविधा के लिए कोई ना कोई नई योजना या लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। और आज इसी कड़ी में हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 4 नई डिजिटल पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये पक्षधर रहे हैं। उन्होंने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। पिछले 11 वर्षों में इस कार्यक्रम के परिणाम हमारे सामने लगातार आ रहे हैं और इस कार्यक्रम से आम लोग डिजिटली रूप से सशक्त भी हुए हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। जन सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच रही हैं। ये इस डिजिटल युग का ही ये एक मेन कारण है। मित्रों, हमने हरियाणा में डिजिटल हरियाणा ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति को सशक्त बनाने का ये एक माध्यम है। बढ़ेंगे आगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजधानी जयपुर में जनता से सीधे रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश भी मौजूद अधिकारियों को दिए गए। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी परेशानियां मुख्यमंत्री के सामने रखी। सरकार के स्तर पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनता की आवाज ही हमारी प्राथमिकता है और तमाम फरियादी जो अपनी शिकायतें लेकर सीएम भजनलाल के समक्ष पहुंचे, उन सभी की समस्याएं सुनी गई हैं। जयपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने बेहद ही धैर्यपूर्ण तरीके से एक एक फरियादी के पास जाकर उनकी समस्याएं सुनी और वहां पर मौजूद तमाम अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है। ऐसे में बेहद ही सख्ती से आदेश दिए गए हैं कि पारदर्शिता के साथ इन सभी समस्याओं का निस्तारण हो और यहां पर पहुंचने वाले तमाम फरियादियों को भी आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को खत्म किया जाएगा, उनका निस्तारण किया जाएगा। तो भजनलाल शर्मा ने यहां पर जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां पर सभी फरियादियों की समस्याएं वो सुनते हुए नजर आए और सीधे तौर पर जनता से रूबरू वो हुए हैं। जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी और समाधान के निर्देश दिए गए हैं। तमाम अधिकारी जो इस दौरान मौजूद रहे, उन सभी को इस बाबत निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द तमाम फरियादी जो अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। इन समस्याओं में तमाम व्यक्तिगत से लेकर अन्य जो है मुद्दे लेकर लोग पहुंचे सीएम के समक्ष। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा ने ही बेहद धैर्यपूर्ण तरीके से सभी की समस्याएं सुनी हैं और तमाम बुजुर्ग लोग जो यहां पर पहुंचे थे, उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित यहां पर किया गया।
अब बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां छठ पूजा की तैयारियों को लेकर एक अहम कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ महापर्व के मद्देनजर एक उच्च स्तरीय बैठक की। उसकी अध्यक्षता भी उनकी ओर से की गई, जिसमें अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और यमुना घाटों की व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालु की आस्था का सम्मान करते हुए हर सुविधा सुनिश्चित की जाएगी, ताकि पर्व शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। यानी कुल मिलाकर छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। ऐसे में इसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें तमाम अधिकारी जो है मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जहां पर तमाम अधिकारियों को उनकी ओर से निर्देशित किया गया कि तमाम मोर्चों पर सुविधाओं को जो है वो पुख्ता किया जाए और आने वाले समय में कोई भी दिक्कत भक्तों को ना हो, इस बारे में उनकी ओर से जानकारी दी गई। छठ पूजा महोत्सव इस बार अपने आप में ऐतिहासिक बने, सुंदर बने, सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो और दिल्ली में पूर्वांचल के हमारे भाई बहनों को निर्विघ्न ये अपनी छठ की पूजा करने का पूरा मौका मिले। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार यमुना पे विस्तृत घाट बनाते हुए, कच्चा घाट, लोगों को सुविधाएं देते हुए बड़ी पूजा यमुना जी के किनारे हो। वहां पे सरकार की ओर से स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकारी मैनेजमेंट में, सरकारी व्यवस्थाओं में पूरे यमुना जी के दोनों तरफ हम जनता के लिए अरेंजमेंट करेंगे। एक भव्य छठ इस बार दिल्ली देखेगी और हमारे पूर्वांचल भाई बहनों के साथ दिल्ली सरकार कंधे से कंधा मिला करके पूरी सुविधाओं को अपडेटेड मैनर में जनता को समर्पित करेगी और सारी व्यवस्थाएं समय से करते हुए किसी एक भी पक्ष से कोई कमी ना हो, ऐसी तैयारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाजपा की राज्य इकाई के नवनिर्मित मुख्यालय के उद्घाटन को ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने इसे भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का दिन कहा और खुद को इस मौके पर उपस्थित रहकर सौभाग्यशील बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में आयोजित 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अवसर पर देश भर से आए विभिन्न राज्यों के युवाओं से संवाद भी किया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विविध जनजातीय संस्कृतियों को एक मंच पर लाना और राष्ट्रीय एकता को सशक्त बनाना है। की सबसे बड़ी पार्टी, देश की राजधानी के संगठन का कार्यालय बनना अपने आप में एक ऐतिहासिक भी है और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने जैसा भी है। तो मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभेच्छा देती हूं कि उनका स्वप्न पूरा हुआ। आज ये कार्यालय बन के पूरा हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से इसका उद्घाटन होगा। आप कितना गौरवशाली खुद को मानती है? बिल्कुल, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और इसलिए मुझे भी आनंद की अनुभूति है और प्रसन्न हूं कि आज इस कार्यालय में हम सब कार्यकर्ता अपने भविष्य की नींव गढ़ सकते हैं। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन समारोह शुरू हो गया। कार्यालय में इस अवसर पर हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाग लिया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बच्चों को भोजन परोसकर समाज सेवा का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर उनकी पसंद के भोजन का आनंद लिया और उनके साथ संवाद भी किया। सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यालय के निर्माण पर खुशी जताते हुए कहा कि किसी भी संगठन के लिए कार्यालय का महत्व अत्यधिक होता है। उन्होंने बताया कि देश की राजधानी में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यालय बनना ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इससे लाखों कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश की राजधानी के संगठन का कार्यालय बनना अपने आप में एक ऐतिहासिक भी है और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने जैसा भी है। तो मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभेच्छा देती हूं कि उनका स्वप्न पूरा हुआ। आज ये कार्यालय बन के पूरा हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से इसका उद्घाटन होगा। आप कितना गौरवशाली खुद को मानती है? बिल्कुल, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और इसलिए मुझे भी आनंद की अनुभूति है और प्रसन्न हूं कि आज इस कार्यालय में हम सब कार्यकर्ता अपने भविष्य की बढ़ेंगे आगे।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में लागू हुए जीएसटी सुधारों के सकारात्मक प्रभावों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए सुधार लागू होने के बाद दैनिक उपयोग की वस्तुओं और व्यापार में उल्लेखनीय लाभ देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों की कृषि उपकरणों की कीमतों में भी कमी आई है, जिससे किसानों को आर्थिक राहत अब मिलती हुई नजर आई है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस सुधार से देश के सभी नागरिकों को लाभ होगा और लोग इस बदलाव से बेहद खुश हैं। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों और आम जनता से अपील भी की है कि वे सुधारों का पूरा लाभ उठाएं और इससे होने वाले सकारात्मक बदलावों के बारे में अपने समुदाय में भी जानकारी साझा करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में जीएसटी लागू किया और 2025 15 अगस्त में लाल किला के प्राचीर से जीएसटी में रिफॉर्म लाने की बात कही थी और मात्र 20 दिन में उन्होंने रिफॉर्म लाकर दिखा दिया और 22 सितंबर जिस दिन नवरात्र का शुभारंभ हुआ उसी दिन से इस देश में जीएसटी के जो रिफॉर्म हुए हैं वो लागू हो गए हैं और जो 4 स्लैब था जीएसटी का वो घटकर 2 स्लैब हो गया है। आपका 28 और 12 खत्म हो गया है। आज 18 और 5 के स्लैब में प्रतिशत के स्लैब में मतलब 2 स्लैब में जीएसटी आ गया है और इससे दैनिक के उपयोग की वस्तुएं और आपके उद्योग व्यापार में भी लाभ हुआ है। दैनिक के उपयोग की वस्तुएं बहुत सस्ती हुई हैं। किसानों का जो कृषि संयंत्र है उसके दाम भी सभी चीजों में इसका दाम का काफी मतलब उसमें कमी आई है और जिससे देश के सभी लोगों को लाभ होने वाला है। हम लगातार अभी लोगों के बीच में जा रहे हैं, मार्केट में भी जा रहे हैं, ट्रैक्टर शोरूम वगैरह में भी जा रहे हैं, तो भारी मतलब कीमतों में कमी आई है और लोगों में भारी खुशी है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। जब बात देश की शान की हो तो भारत 2 टूक जवाब देता है, एक सरहद पर और दूसरा मैदान पर। पहले आतंक के अड्डे तबाह किए, अब पाकिस्तान के क्रिकेटी अकड़ भी चकनाचूर कर दी गई है। 2025 के एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा जीत अपने नाम की। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा अध्याय था। इस बार क्रिकेट के मैदान पर अब देखिए कैसे भारत ने पाकिस्तान को खेल के मोर्चे पर भी घुटनों पर ला दिया। इस रिपोर्ट में पहलगाम में आतंकियों ने जब भारतीय सैनिकों पर हमला किया तब भारत ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए।
सीमा पार घुसकर आतंकी ठिकाने तबाह किए गए, 100 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। ये था जवाब बंदूक से। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 2025 का एशिया कप, क्रिकेट का सबसे बड़ा रण और सामने वही पाकिस्तान। इस बार मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर चला और एक बार फिर नतीजा वही रहा, पाकिस्तान की करारी हार। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जब भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने सामने आए तो पूरे देश की नजरें टिकी थी 22 गज पर। टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी की और कुलदीप यादव ने कमाल कर दिया। 4 विकेट, अक्षर और वरुण को 2-2 सफलताएं मिली। बुमराह भी पीछे नहीं रहे। पाकिस्तान की सलामी जोड़ी ने 84 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद एक एक कर सभी बल्लेबाज ढेर हो गए। पूरी टीम सिर्फ 146 रन पर सिमट गई और भारत को मिला एक औसत लेकिन चुनौतीपूर्ण लक्ष्य, जिसे भारत ने हासिल किया शान से, आत्मविश्वास से। कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत की शुरुआत खराब रही, 20 रन पर 3 विकेट, लेकिन फिर मैदान पर आया नया हीरो तिलक वर्मा। 53 गेंदों पर नाबाद 69 रन, 3 चौके, 4 छक्के और 1 छोर संभाले रखा पूरे आत्मविश्वास से। उनके साथ शिवम दुबे और संजू सैमसन ने भी मोर्चा संभाला और आखिर में जब जीत के लिए जरूरत थी एक आखिरी चौके की, तो रिंकू सिंह ने बल्ला घुमाया और गेंद सीमा पार भेज दी। उसके बाद स्टेडियम में जश्न, ड्रेसिंग रूम में जयकारा और करोड़ों भारतीयों की आंखों में गर्व था। भारत की इस जीत को एक नया नाम मिला, ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा अध्याय। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीता। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये एक संदेश था, भारत अब हर मोर्चे पर सक्षम है। रणभूमि हो या क्रिकेट का मैदान, भारतीय जीत की इस जीत के बाद लगातार बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, जहां सभी इस जीत का जश्न मनाते नजर आए। मैं टीम इंडिया को बहुत बधाई देना चाहूंगा। चाहे खेल का मैदान हो, हमारी टीम में चाहे खेल के मैदान में हो और चाहे हमारी टीम में युद्ध के मैदान में हो, हर जगह हमारी टीम विजय होकर के आती है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने इस खेल भावना से इस खेल को खेला है और भारत के विजय का परिचय दिया है। एक बार इंडिया की जीत के लिए सारे मोबाइल अपने टॉर्च चालू करके दिखा, सारे जितने भी है अपने अपने मोबाइल जिनके पास भी है रिकॉर्डिंग बंद करके केवल टॉर्च जला के दिखाएं। जहां तक जिसके पास भी मोबाइल है, नहीं है तो साथ वालों के साथ हाथ हिला लेना, लेकिन सारे टॉर्च जलाएं। कोई भी मोबाइल बाकी नहीं रहना चाहिए, सबकी टॉर्च जलना चाहिए। इधर जरा कम दिख रही, सब टॉर्च जला के दिखाए और अपने हाथ को ऊपर से हिला करके इंडिया की जीत का जश्न मनाए। बोले अम्बे माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अम्बे माता की। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्स पर पोस्ट कर भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि हम तब भी जीते थे, हम आज भी जीते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को T20 एशिया कप का फाइनल मुकाबला जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें आप पर गर्व है, जय हिंद। और इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर और एशिया कप फाइनल का भी यूज उन्होंने अपने पोस्ट में किया। 2023 में भारत ने वनडे एशिया कप जीता और अब 2025 में T20 ट्रॉफी अपने नाम की। एशिया कप में 3 बार पाकिस्तान को हराया और हर बार उसी आत्मविश्वास के साथ। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, ये भरोसे की, ताकत की और राष्ट्रीय स्वाभिमान की जीत है। जब सीमा पर सैनिक मोर्चा संभालते हैं और मैदान पर खिलाड़ी, तो सिर्फ एक ही नतीजा होता है, भारत माता की जय। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।